नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया में, आपके साथ सागर मिश्रा। नमस्कार, मैं हूं दीपिका सिंह। नेशनल 9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे देश भर की तमाम खबरें, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, हर खबर पर हमारी नजर रहेगी। तो चलिए करते हैं शुरुआत। तो चलिए खबरों की शुरुआत आज का दिन हम करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे को लेकर। गांधीनगर में करीब 4400 करोड़ की परियोजनाओं की शिलान्यास और उद्घाटन का कार्यक्रम होगा। परियोजनाओं के लोकार्पण के बाद पीएम नरेंद्र मोदी वहां पर संबोधित भी करेंगे। इसके साथ ही साथ वहां पर विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया जाएगा। इनमें शहरी विकास विभाग, जलापूर्ति विभाग, सड़क और परिवहन विभाग और खान और खनिज विभाग की परियोजनाएं शामिल हैं। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी PMAY ग्रामीण और शहरी परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम के अंतर्गत करीब 19,000 मकानों के गृह प्रवेश में भी हिस्सा लेंगे, जहां वो लाभार्थियों को मकानों की चाबियां सौंपेंगे। इन परियोजनाओं पर करीब 19 अरब 50 करोड़ रुपए की लागत का खर्च आया है। अडानी हिंडनबर्ग विवाद पर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। इसके पहले कोर्ट ने सेबी और अडानी समूह की जो कीमत है शेयर्स की, उसमें हेराफेरी के आरोपों की जांच करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड जज जस्टिस अभय मनोहर सप्रे की अध्यक्षता में आम निवेशकों के हितों की रक्षा पर सुझाव भी मांगा था। इसके पहले मंगलवार को जस्टिस सप्रे कमेटी ने सीलबंद लिफाफे में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी थी, जबकि सेबी ने आपको बता दें कि अदालत से 6 महीने का वक्त बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सेबी से 2 महीने के भीतर जांच करने को कहा था। इसके बाद अडानी हिंडनबर्ग मामले की जांच के लिए मार्च में ही सुप्रीम कोर्ट में एक समिति गठित की गई थी। ये 6 सदस्यीय समिति थी, जिसे सीलबंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी। अडानी समूह ने कहा कि जो भी जांच रिपोर्ट के लिए उत्सुक है। हम आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों की जांच के लिए आर्थिक और वित्तीय प्रबंधन के विशेषज्ञों की समिति बनाने का आदेश जारी किया था, तो अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी ने इस कदम का स्वागत किया था। तो चलिए राजस्थान की बात अब कर लेते हैं, जहां पर एक बार फिर सियासी सरगर्मियों से तपने वहां पर और सियासत वहां पर गर्मा गई है। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट पदयात्रा निकाल रहे हैं। इसकी शुरुआत आज अजमेर से उन्होंने की है। इस दौरान पत्रकारों से सचिन पायलट ने कहा है कि मैं किसी से भी बदला नहीं ले रहा, मुझे व्यक्तिगत रूप से किसी से कोई भी समस्या नहीं है। आजकल पायलट लगातार गहलोत पर हमलावर है, मैं मुद्दों को लेकर लड़ाई कर रहा हूँ, ये कहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि छोटे आरोपियों को पकड़ने से काम नहीं चलेगा, हम कुछ मुद्दों पर लड़े जिसके बाद हम सत्ता में आए। साथ ही उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार के उन मुद्दों की जांच की जाए। इसके साथ ही जब उनसे कांग्रेस छोड़ने की बाबत सवाल पूछा गया तो इन अटकलों पर सचिन ने कहा है कि मैंने किसी से कुछ भी नहीं छिपाया, मैंने जो भी किया खुलकर किया है। वहीं पवन खेड़ा पर पूछे गए सवालों को जवाब देते हुए पायलट ने कहा है कि अगर किसी को युवाओं के भविष्य के बारे में बात करनी है और उसे मजाक लगता है तो वो शर्म की बात है। मेरा समर्थन करने वालों को निशाना बनाया जा सकता है, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं है। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी जन संघर्ष यात्रा की शुरुआत कर चुके हैं। भ्रष्टाचार के बहाने पायलट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर सीधा निशाना साध रहे हैं। सचिन पायलट के कदम से राजस्थान कांग्रेस में संकट अब और गहरा गया है। इन सबके बीच राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने प्रदेश के तमाम वरिष्ठ नेताओं को दिल्ली तलब कर लिया है। इस बैठक में मौजूदा हालात पर चर्चा होने की भी उम्मीद है। दिल्ली में होने वाली बैठक में राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, प्रभारी सचिव सहित अन्य नेता इसमें शामिल होंगे। बैठक की अध्यक्षता प्रभारी रंधावा खुद ही करेंगे। बैठक में सचिन पायलट के बागी रुख पर और उनकी यात्रा पर भी चर्चा होनी है। बैठक के बाद रंधावा कांग्रेस नेतृत्व से बात कर आगे कोई फैसला लेने की बात करते नजर आए। चलिए बात अब देश की राजधानी दिल्ली के करते हैं। केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच अधिकारों की लड़ाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से फैसला ये दिया कि दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार केजरीवाल सरकार के ही पास रहेगा। इस फैसले के बाद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और सरकार भी एक्शन में आ गई। केजरीवाल सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने अपने विभाग के सर्विसेज सचिव आशीष मोरे को सचिव पद से हटा दिया। दिल्ली सरकार के सर्विसेज विभाग के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सेवा सचिव बदलने के आदेश जारी किए हैं। दरअसल सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली को बाकी के केंद्र शासित प्रदेशों से अलग दर्जे का यूनियन टेरिटरी बताते हुए कहा है कि जमीन, पब्लिक ऑर्डर और पुलिस, इन 3 चीजों को छोड़कर उपराज्यपाल कोई भी फैसला नहीं ले सकते। सरकार के मंत्री ही और परिषद की राय से इस पर कोई फैसला लेंगे।
इस फैसले के बाद दिल्ली सरकार में जश्न का माहौल है। चलिए अब बात करते हैं पंजाब की, जहां सुप्रीम कोर्ट ने आपको बता दें कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को अधिकारों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर नियंत्रण प्रदान करने के फैसले की सराहना की है। सीएम भगवंत मान ने कहा कि लोकहित राजनीति की एक बड़ी जीत मानी जाएगी। सीएम मान ने कहा कि ये ट्वीट भी किया, माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिल्ली के लोगों के हक में फैसले का स्वागत है। देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए अरविंद केजरीवाल जी के सच्चे दिल से की गई कवायद को दिल से सलाम। दिल्ली सरकार को फैसला लेने का हक देकर लोकहित की राजनीति में जीत की मुहर लग गई है। आपकी पंजाब इकाई के मुख्य प्रवक्ता मलविंदर सिंह कंग ने उच्चतम न्यायालय के फैसले को लोकतांत्रिक जीत बताया है। ये भी कहा कि ये लोकतंत्र की जीत है। माननीय अदालत ने विभिन्न विभागों में अधिकारियों और नियुक्तियों के तबादलों सहित प्रशासनिक फैसले लेने के लिए दिल्ली सरकार के अधिकार पर मुहर लगा दी है। चलिए महाराष्ट्र की बात अब करते हैं, जहां पर शिंदे सरकार को कल के दिन झटका लगा। हालांकि मुख्यमंत्री वो बने रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद सीएम शिंदे ने मुंबई स्थित अपने सरकारी आवास की बाहर पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ जश्न मनाया। इस मौके पर सीएम शिंदे ने कहा है कि बाला साहेब ठाकरे के विचारों को जिन्होंने प्रताड़ना दी, उनको मुंहतोड़ जवाब आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने दिया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि आम जनता के दिल की भावना, बाला साहेब ठाकरे के विचार, शिवसेना बीजेपी के विचारों और लोगों ने जो चुनाव में शासनादेश दिया, ये उसकी विजय है। अब बात होती है नीतीश कुमार की, जिन्होंने विपक्षी एकता को लेकर मुंबई में मातोश्री पहुंचकर उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी थे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक विपक्षी पार्टियों के एक साथ आए, एक मंच पर आए। साथ ही सीएम नीतीश ने कहा कि किसी से कोई विवाद नहीं होना चाहिए, देश को एकजुट करना है और आगे बढ़ाना है। विपक्ष का चेहरा कौन होगा, इस सवाल पर नीतीश कुमार ने कहा कि सबको एकजुट करना चाहते हैं, लेकिन अपना कुछ नहीं चाहते। सब लोग एकजुट होकर लड़ेंगे, आगामी लोकसभा चुनाव में जवाब देगी। वहीं उद्धव ठाकरे ने कहा कि लोकतंत्र बचाने के लिए हम एक साथ आए हैं। देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, इसीलिए सभी एक साथ मिलकर लड़ने की जरूरत है। जिन लोगों ने मेरी पार्टी से सब कुछ लिया और गद्दारी की, मैं ऐसे लोगों के बारे में बात नहीं करना चाहता हूं। उन्होंने महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे पर निशाना साधते हुए कहा कि नैतिकता के आधार पर उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं पश्चिम बंगाल में द केरल स्टोरी पर प्रतिबंध के खिलाफ फिल्म निर्माताओं की याचिका पर आज के दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। फिल्म निर्माताओं ने दावा किया है कि प्रतिबंध से उन्हें हर दिन भारी पैसे का नुकसान हो रहा है, जिसके बाद डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ के समक्ष फिल्म निर्माताओं की ओर से वरिष्ठ वकील हारिस साल्वे ने मामले का उल्लेख कर तत्काल सुनवाई की मांग की है। वहीं साल्वे ने कहा है कि याचिका पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में प्रतिबंध को चुनौती देती है। वहीं पीठ ने कहा है कि हमने मंगलवार को फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से केरल हाईकोर्ट के इनकार वाले आदेश के खिलाफ एक अन्य याचिका को 15 मई को सूचीबद्ध किया है। वहीं आपको ये भी जानना बेहद जरूरी है कि द केरल स्टोरी फिल्म 5 मई को रिलीज हुई थी, जिसके बाद से पूरे देश भर में प्रदर्शन का दौर जारी है और विवाद अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा। खबर यूपी से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पूरे मंत्रिमंडल के साथ द केरल स्टोरी फिल्म देखेंगे। इस फिल्म के निर्माता विपुल शाह, निर्देशक सुदीप सेन, अभिनेत्री अदा शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहेंगी। इसके पहले कैबिनेट में फिल्म को टैक्स फ्री करने का फैसला भी लिया गया। आपको बता दें कि फिल्म द केरल स्टोरी के निर्माता निर्देशक की टीम ने मुख्यमंत्री योगी से बुधवार को मुलाकात भी की थी। साथ ही योगी सरकार के लव और जिहाद धर्मांतरण को लेकर रोकने को लेकर बने कानून की सराहना की थी। वहीं इससे पहले मुख्यमंत्री ने फिल्म को टैक्स फ्री करने की घोषणा भी की थी। साथ ही कैबिनेट के साथ फिल्म देखने का फैसला भी लिया है। ये फिल्म केरला में बड़े पैमाने पर हिंदू महिलाओं के धर्मांतरण और उन्हें आतंकी गतिविधियों में संलिप्त किए जाने पर आधारित है। चलिए बात अब मध्य प्रदेश की भी कर लेते हैं, जहां पर आज के दिन मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान सतना जिले के तहसील मुख्यालय रामनगर के दौरे पर रहेंगे। यहां पर आयोजित मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के हितग्राही महिलाओं के विशाल सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वहीं सीएम चौहान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना के तहत हितग्राहियों को पट्टे भी बांटेंगे और विधानसभा अमरपाटन सहित जिले के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण, भूमि पूजन कर जिले को सौगात देंगे।
रामनगर में आयोजित कार्यक्रम में जिले के लिए 286 करोड़ 86 लाख 78,000 रुपए की लागत से 144 विकास कार्यों की सौगात भी देंगे। इसमें 64 करोड़ 62 लाख 87,000 रुपए लागत के 68 विकास कार्यों का लोकार्पण और 222 करोड़ 23 लाख 91,000 रुपए की लागत से 76 कार्यों का भूमि पूजन कर शिलान्यास किया जाएगा। अगली खबर झारखंड से है, जहां झारखंड प्रदेश के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल अब इन्हें कैंसर के इलाज के लिए मुंबई, दिल्ली जैसे बड़े महानगरों के चक्कर नहीं काटने होंगे, क्योंकि अब रांची में कदमा में रांची कैंसर हॉस्पिटल बनकर तैयार हो गया है, जिसका सीएम हेमंत सोरेन आज खुद उद्घाटन भी करेंगे। आपको बता दें कि रांची कैंसर हॉस्पिटल का शिलान्यास 10 अक्टूबर 2018 में हुआ था, जिसके बाद अब करीब 3 साल में यह हॉस्पिटल संचालित होने के लिए तैयार हो चुका है। फिलहाल कैंसर के मरीजों के लिए सिर्फ ओपीडी चलाया जा रहा है। यहाँ ओपीडी के अलावा मरीजों को कोई अतिरिक्त सुविधा नहीं दी जा रही। अब उद्घाटन होने के बाद मरीजों को कई आधुनिक सुविधाओं का लाभ मिलेगा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से इम्फाल में उत्तराखंड के 15 छात्रों को वापस लाए जाने के लिए नागरिक उड्डयन विभाग उत्तराखंड को दिशा निर्देश दिए गए। इसी क्रम में इम्फाल से इन 15 छात्रों को वापस लाने के लिए नागरिक उड्डयन विभाग की ओर से कार्रवाई की जा रही है। इन सभी छात्रों से संपर्क किया गया है। उनकी सुरक्षा के लिए आवश्यक समन्वय स्थापित भी किया गया, जिसके तहत आज इम्फाल से देहरादून आने वाली डायरेक्ट फ्लाइट से ये सभी छात्र शाम को देहरादून पहुंच जाएंगे। मणिपुर में 3 मई से अब तक हुई जातीय हिंसा में 60 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और कई लोग वहां पर घायल भी हुए हैं। अब बात होगी हिमाचल प्रदेश की, जहां सुखविंदर सिंह मुख्यमंत्री सक्खू की कैबिनेट में विस्तार को लेकर लंबे वक्त से चर्चा चली आ रही थी। आपको बता दें, इसी के साथ साथ अब इसी चीज में आगे बढ़ते हुए बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट में किसी भी वक्त विस्तार हो सकता है। केंद्रीय नेतृत्व में ग्रीन सिग्नल मिला है या नहीं और मंत्रियों के नामों को फाइनल कर दिया गया है या नहीं, इस सवाल के जवाब में सक्खू ने कहा कि जब चिट्ठी आएगी तभी बता पाएंगे। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला से हुई भेंट पर सक्खू ने कहा कि वह पार्टी प्रभारी हैं, उनसे मिलना जुलना चलता रहता है। इस बीच सीएम ने यह भी कहा कि ऐसी कोई पोस्ट अभी तक नहीं आई है। चलिए बात अब दिल्ली की करते हैं, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के सीएम से मुलाकात की है। वहीं मुलाकात के बाद पीएम ने आगे की रणनीतियों पर विचार विमर्श किया है। पीएम मोदी ने ओडिशा के सीएम से मुलाकात कर सन 2024 के चुनाव को लेकर भी रणनीतियां तय की हैं। एयरपोर्ट के बारे में भी बात की, जिसे उन्होंने ये कहा कि हम आगे इस पर स्थापित हम चाहते हैं। भुवनेश्वर में अभी काफी ट्रैफिक हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि तुम वहां का विस्तार करना चाहते हैं, इसके लिए मुझे पीएम ने मदद करने का आश्वासन भी दिया है। चलिए बात होगी कर्नाटक की। कर्नाटक के बेलगावी से खबर है, जहां पर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव की मतगणना से पहले बेलगावी स्थित सौदंती रेणुका येल्लम्मा मंदिर में पूजा अर्चना की है। इस दौरान सीएम बोम्मई ने दावा भी किया कि विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी बहुमत के साथ जीत दर्ज करेगी और एक स्थिर सरकार बनाएगी। आपको बता दें कि 10 मई को हुए विधानसभा चुनाव में 72.82% मतदान हुए थे। वहीं 13 मई को चुनाव के रिजल्ट घोषित हुए। चलिए अब असम की बात करते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने यह कहा है कि असम में बहुविवाह पर प्रतिबंध 2024 से पहले लगाया जाएगा। राज्य में बहुविवाह पर प्रतिबंध को लागू करने पर विस्तृत अध्ययन के लिए एक समिति के गठन की प्रक्रिया चल रही है। असम की सरकार ने बहुविवाह को समाप्त करने के लिए कानून बनाने के लिए राज्य विधानमंडल की विधायी क्षमता की जांच के लिए 4 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। समिति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 60 दिनों की समय सीमा दी गई है। सीएम ने कहा है कि समिति को अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए 3 महीने का वक्त यहाँ पर दिया गया था। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि इस साल के अंत तक 2024 से पहले हमारे पास असम में बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून यहाँ पर हो सकता है। समिति सभी हितधारकों के साथ यहाँ पर विचार विमर्श करेंगे। रुख करेंगे तेलंगाना का, जहां बीजेपी की तरफ से तेलंगाना के करीमनगर शहर में हिंदू एकता यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश बीजेपी प्रमुख बंदी संजय कुमार ने कहा कि वह हिंदू एकता यात्रा में टीम की मेजबानी करने के लिए उत्सुक है। करीमनगर से सांसद संजय ने ट्वीट कर कहा कि केरल स्टोरी में अभिनय करने वाली अदाह शर्मा को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और लिखा कि सिनेमा घरों में आपका शानदार करियर हो। हमारे सांस्कृतिक लोकाचार को छूने वाली अपरंपरागत स्क्रिप्ट लाइन
वह हिंदू एकता यात्रा में फिल्म टीम मेजबानी करने के लिए उत्सुक है। ये भी बता दें कि हैदराबाद में 7 मई को फिल्म देखने के बाद संजय ने कहा था कि वह ऐसी और फिल्में बनाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। इस दौरान उन्होंने राज्य में बीजेपी के सत्ता में आने में टैक्स में छूट का वादा भी किया। इसके साथ ही बंदी संजय का कहना है कि हिंदू एकता यात्रा में लगभग 1 लाख लोगों के आने की उम्मीद है। संजय ने यह भी कहा कि हिंदू धर्म की रक्षा के लिए काम करने वाले सभी लोगों से यात्रा में भाग लेने की अपील की। कहा कि यात्रा हिंदू की एकता को प्रदर्शित करती है। चलिए बात यूपी की कर लेते हैं, जहां पर निकाय चुनाव को लेकर दूसरे चरण की वोटिंग खत्म हो गई कल के दिन। वहीं 38 जिलों में नगरीय निकाय चुनाव के अंतिम दिन वोटिंग हुई और यहां पर कुल 53% मतदान हुआ है, जिसमें कानपुर देहात में सबसे ज्यादा 67.37% वोटिंग हुई। इसके बाद हमीरपुर में 66.9%, वहीं संत कबीर नगर में 62.42% वोटिंग हुई है। शाहजहांपुर जिले में 12 निकायों के लिए संपन्न हुए चुनाव में कुल 55.48% वोटिंग हुई, जिसमें शाहजहांपुर नगर निगम में कुल 50.78, इसके साथ ही नगर पालिका पुआया में कुल 66.67% वोटिंग हुई। नगर पालिका तिलहर में कुल 60.34% वोटिंग हुई और 13 मई को नतीजे घोषित हो गए। खबर चेन्नई से है, जहां मुनरागू से डीएम के विधायक टीआरबी राजा ने राजभवन में तमिलनाडु कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ दिलाई। उन्हें उद्योग विभाग का मंत्री बनाया गया है। शपथ ग्रहण के दौरान राजभवन में मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि विधायक टीआरबी राजा द्रविड़ मुनेत्र कजकम की सूचना प्रौद्योगिकी शाखा के भी सचिव रह चुके हैं और उसके पहले वो प्रशासन की भूमिका में राज्य की सेवा की ओर से अब बतौर मंत्री तमिलनाडु शासन में अपनी नई भूमिका निभाएंगे। केरल के सीएम पिनाराई विजयन ने डॉक्टर वंदना दास की मरीज के द्वारा चाकू मारकर हत्या किए जाने के बाद स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए एक तत्काल उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। आरोपी संदीप को उसके पड़ोसियों से विवाद के बाद पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। जब वह हिंसक हो गया तो उसे मेडिकल की जांच के लिए पुलिस ने सरकारी अस्पताल भेजा है। पुलिस के मुताबिक एस संदीप ने सर्जन वंदना दास पर उस समय चाकू से हमला किया जब वह उसके घावों के बरहम पट्टी कर रही थी। पुलिस का कहना है कि डॉक्टर वंदना को तिरुवनंतपुरम के एक अस्पताल में एडमिट किया गया है, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, जिसके बाद केरल के सीएम पिनाराई विजयन ने उच्च स्तरीय बैठक का आदेश दिया है। साथ ही डॉक्टरों ने इस घटना को लेकर अपना विरोध भी जताया। इससे पहले इस पूरे मामले को लेकर जांच की गई है। कहा यह जा रहा है कि मानसिक रूप से भी पीड़ित था वो शख्स और राज्य सरकार को फटकार भी लगाई है। अगर सरकार डॉक्टरों की सुरक्षा नहीं कर सकती है तो अस्पतालों को बंद कर दे, जिसके बाद सीएम पिनाराई ने ये कदम उठाया। हरियाणा का रुख करेंगे, जहां हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अंबाला के मुलान कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में छापा मारा। इस दौरान वहां सारा स्टाफ गायब मिला। इस पर स्वास्थ्य मंत्री ने गैर हाजिर मिले 5 कर्मचारियों को ही सस्पेंड कर दिया। दरअसल स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जब सीएससी में पहुंचे तो कोई स्टाफ मौजूद ही नहीं था। इस पर उन्होंने आवाज लगाई कि कोई है, अगर कोई है तो जवाब दे, लेकिन किसी भी डिपार्टमेंट में कोई हेल्थ वर्कर नहीं था। खबरों की माने तो हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि मैं वहां जब पहुंचा तो हैरान था। मैं वहां जोर जोर से आवाज मारता रहा, लेकिन कोई भी वहां आदमी नजर ही नहीं आया। मैंने जब हाजिरी रजिस्टर चेक किया तो हाजिरी लगानी शुरू की गई तो उसमें 5 लोग अनुपस्थित पाए गए, जिसको मैंने निलंबित किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि यहाँ महिला स्वास्थ्य कर्मचारी से पूछताछ की गई, जिसका कोई संतोषजनक जवाब न मिलने पर स्वास्थ्य मंत्री ने तुरंत सस्पेंड करने को कहा। खबर केरल के कन्नूर से, जहां पर राज्य के स्थानीय स्वशासन मंत्री एमवी गोविंदन ने टेक ए ब्रेक सुविधाओं का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए मंत्री गोविंदन ने कहा है कि कुदुम्बश्री और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के माध्यम से शौचालय परिसरों का रखरखाव सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यात्रियों और पर्यटकों के लिए टेक ए ब्रेक परियोजना भारत के लिए एक मॉडल है। चलिए बात अब करेंगे जम्मू की, जहां पर टेरर फंडिंग पर एनआईए की कार्रवाई जारी है। एनआईए ने जमात-ए इस्लामी के टेरर फंडिंग मामले में कश्मीर के बडगाम और बारामूला जिले में कई जगहों पर छापेमारी की। हाल के दिनों में एनआईए घाटी में सुरक्षा तंत्र को मजबूत करते हुए भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल समूहों पर शिकंजा कसा जा रहा है। एनआईए ने जमात-ए इस्लामी की टेरर फंडिंग मामले में कश्मीर घाटी में 11 ठिकानों पर छापेमारी की। जमात पर अलगाववादी और अलगाववादी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। तलाशी के दौरान कई डिजिटल उपकरण और आपत्तिजनक सामग्रियां भी मिली हैं, जिसे फिलहाल अब जब्त किया गया। एजेंसी ने कहा कि जमात गैर कानूनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए एकत्रित धन का उपयोग कर रहा है।
इधर एटीएस ने दबिश देकर 5 संदिग्धों को तेलंगाना में गिरफ्तार किया है। इसके बाद संदिग्धों को भोपाल की स्पेशल जज की कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने 5 आरोपियों को 19 मई तक रिमांड पर भेजा है। तेलंगाना से पकड़े गए संदिग्धों में एक डेंटिस्ट है जो 3 साल पहले से भोपाल से ही हैदराबाद शिफ्ट हुआ था। इन संदिग्धों के पास से कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन HET से जुड़े हुए सबूत भी मिले हैं। एटीएस ने कुछ दिन पहले दबिश देकर भोपाल से 10, छिंदवाड़ा से 1, तेलंगाना से 5 लोगों को पकड़ा। भोपाल और छिंदवाड़ा वाले संदिग्धों को पहले ही कोर्ट में पेश किया जा चुका है, जबकि मध्य प्रदेश से पकड़ाए गए संदिग्ध मैनेजर, टीचर, इंजीनियर भी जुड़े हैं। ये भी आपको बता दें कि भोपाल गैस त्रासदी एक्टिविस्ट का एक रिश्तेदार भी इसमें शामिल है। चलिए इसी के साथ नेशन नेट 9 में अभी के लिए बस इतना ही। मुझे और सागर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।